आज हम पढ़ेंगे अजंता चित्रकला के बारे में। वर्तमान में भारत के प्राचीनतम ज्ञात भित्ति चित्रों के रूप में ये अजंता चित्र सुरक्षित है। भाषा, पांडुलिपि, वेधसा और नासिक की गुफाओं में यद्यपि प्राचीन काल के चित्र लिखे गए थे, परंतु वहाँ वर्तमान में शेष जो चित्र बचे हैं वो बहुत ही कम है, नहीं के बराबर है। लेकिन अजंता, बाग, बादामी और सीतलवासल की गुफाओं में अपेक्षा में अधिक संख्या में और स्पष्ट चित्र सुरक्षित है। इनमें भी अजंता की गुफाओं के उपलब्ध जो चित्र है वो बहुत ही श्रेष्ठ है। कला की दृष्टि से अजंता की चित्रकारी बहुत महत्व रखती है, जिसे सबके सामने लाने का श्रेय तो उस सैनिक टुकड़ी को जाता है जिसने अनायास ही 1819 में इन गुफाओं की जानकारी उपलब्ध करा दी। लेकिन इन गुफाओं की देखभाल 1920-21 के पूर्व प्रारंभ नहीं हो सकी। सर्वप्रथम फर्ग्यूसन ने इन गुफाओं का विद्वत जगत से इसे परिचित करवाया, उसने इनकी बारे में लोगों को बताया। इसके बाद कई विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद मद्रास रेजिडेंट के मेजर रॉबर्ट गिल को 1944 में यहाँ के चित्रों की नकल करने का कार्य सौंपा गया। 1945 में लेडी हैरिंघम ने अजंता फ्रेस्कोज नामक एक पुस्तक में अजंता के चित्रों को प्रकाशित किया। यहीं पर अजंता की गुफा चित्रकारी को फ्रेस्को नाम दिया गया। फ्रेस्को चित्रण गीले पलस्तर पर किया जाता है। इसी समय पहली बार विक्टर के द्वारा कैमरे में अजंता के चित्र उतारे गए। एल वासे ने विस्तार से कैमरे का प्रयोग किया, जिससे फोटो चित्रों के आधार पर याजमानी ने 4 खंडों ने चित्र का संग्रहण किया। 4 खंडों में यह अजंता का प्रामाणिक संकलन माना जाता है। अंत में भारत सरकार ने 1956-57 में अजंता के सभी चित्रों की प्रतिलिपि बनाने का कार्य पूरा किया। 1956 में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग ने गुफा चित्रों के संरक्षण का कार्यभार अपने हाथों में ले लिया। इस चित्रकारी में सौंदर्य, स्फुट अभिव्यक्ति, वर्ण रंजना, अनुपात एवं प्रभावशाली समन्वय के कारण मोहकता के लक्षण मौजूद है। छाया और प्रकाश के चारों मिश्रण से मूर्तियों के अंग प्रत्यंग की सुकुमारिता, सुगढ़ता एवं भाव भंगिमा को बड़ी कुशलता से अभिव्यक्त किया गया है। अजंता की कला में आध्यात्मिक भावना और तत्व ज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है। चित्रों की विषय वस्तु को 3 भागों में विभाजित किया जाता है: अलंकारिक, रूप भेदिक चित्र और वर्णनात्मक चित्र। आज विश्व कला जगत में सभी लोग अजंता के वैभव और सौंदर्य से परिचित है। अजंता की ये विश्व प्रसिद्ध गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले से लगभग 100 किलोमीटर दूर तथा मध्य रेलवे के जलगांव स्टेशन से 55 किलोमीटर दूर फरदारपुर गांव से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अजंता की ये गुफाएं हरिश्रृंगार से आच्छादित मनोरम नीरव घाटी में स्थित है। ये गुफाएं अर्धचंद्राकार पहाड़ी को काटकर निर्मित की गई है। ये संख्या में 29 है और 2 प्रकार की गुफाएं हैं, चैत्य और विहार। चैत्य गुफाएं संख्या में बहुत कम है। इनमें वृत्तायत क्षेत्र के पीछे की ओर एक स्तूप बना हुआ है। स्पष्ट है कि इनका प्रयोग पूजा स्थल के रूप में किया गया होगा। ऐसा माना जाता है कि गुफा नंबर 9, 10, 19 और 26 चैत्य हैं, बाकी सब विहार या भिक्षु आवास है। 9 और 10 नंबर की गुफाओं में बने चित्र शुंगकालीन है। बाकी चित्रों के पीछे गुप्तकालीन प्रेरणा हमें पता चलती है। दूसरे प्रकार की गुफाएं विहार है। ये संख्या में अधिक है और बौद्ध भिक्षुओं के निवास के लिए प्रयुक्त होती थी। इन गुफाओं में एक बड़े कक्ष को 3 और दीवारों को खोदकर छोटे छोटे कक्ष बनाए गए हैं, जिनमें भिक्षु रहते थे। परंपरागत रूप से इन विहारों और चैत्यों की दीवारों, स्तंभों और छतों पर जहां भी स्थान मिला चित्र लिखे गए हैं। अजंता के चित्रों का काल निर्धारण भी चित्रों के रंग आधार पर इतिहासकार करते हैं, पुरातत्ववेत्ता करते हैं। अजंता की 29 गुफाएं 2 युगों में उत्कीर्ण की गई है। गुफा संख्या 8 से 13 तक गुफाएं हीनयान संप्रदाय के समय ईस्वी सन के प्रारंभ के पूर्व में और शेष का निर्माण महायान युग में हुआ है। वाकाटक अभिलेखों के अनुसार 1, 2, 16 और 17 गुफा जो है वो 5वीं सदी के निर्मित है, क्योंकि ये हमें वाकाटक शासकों के प्रभाव से बनी हुई लगती है। इनमें गुफा संख्या 8, 12 और 13 में कोई चित्र नहीं है, लेकिन शेष गुफाएं चित्रों से सज्जित हुई है। परंतु दुर्भाग्य से वर्तमान में केवल 6 गुफाएं 1, 2, 9, 10, 16 और 17 में ही कुछ चित्र देखे जा सकते हैं। अजंता के चित्र किसी एक काल या शासक या शासन की देन नहीं है। इन्हें लगभग 8-9 शताब्दी के सुदीर्घ काल में लिखा गया, लेकिन द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व के पश्चात कई शताब्दी तक चित्र नहीं लिखे जा सके। अधिकतर चित्र गुप्त, वाकाटक और चालुक्य काल के हैं। इनमें से अधिकांश चित्र मिट गए हैं या मलिन हो गए हैं। पर्सी बाउन के अनुसार अजंता के चित्र 3 कालों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्राचीनतम चित्र 9वीं और 10वीं गुफा में मिलते हैं, जिनकी वेशभूषा और रचना से स्पष्ट होता है कि निश्चित रूप से ये द्वितीय शताब्दी ईस्वी पूर्व में लिखे गए हैं। दूसरे वर्ग के चित्र गुप्तकालीन है। इस युग के अधिकांश चित्र 16, 17 और 10वीं गुफा में विद्यमान है। यह युग कला परंपरा के सर्वोन्मुख विकास का युग माना जाता है। तीसरे वर्ग के जो चित्र हैं वो गुप्तोत्तर काल में लगभग 650 ईस्वी तक लिखे गए। गुहा संख्या 1 और 2 में इस युग के सर्वाधिक चित्र सुरक्षित हैं।
अजंता के चित्रों के विषय भी काफ़ी भिन्न भिन्न हैं। इन विषय चित्रों के विषय है सज्जा, आकृति रेखांकन और विषयपरक विवरण। इन भित्ति चित्रों में मुख्यतः बुद्ध के जीवन और जातकों के प्रसंग दर्शाए गए हैं। एक से दूसरे दृश्य के बीच कोई विभाजक रेखा नहीं है। एक चित्र दूसरे में और दूसरा तीसरे में मिलता है। गौण आकृतियां और चित्रकला की प्रक्रिया अत्यंत कुशलतापूर्वक दृष्टि को हर चित्र की केंद्रीय आकृति की ओर आकर्षित करती है। चित्रांकन में परिप्रेक्ष्य नहीं है, लेकिन पृष्ठभूमि की आकृतियों को चित्र में आगे बनी आकृतियों से ऊपर रेखांकित करके गहराई का भ्रम दिया गया है। यह प्रभाव आकृतियों को दीवार से अलग उभरते हुए दर्शाया है। अलंकरण रूपों में अभिरंजनाएं, कुंडलित सज्जापट्टी, पशु आकृतियां, फूल और पेड़ है। सुंदर आकृतियां तथा असाधारण और मिथकीय चित्र जैसे सुपर्ण, गरुड़, यक्ष, गंधर्व और अप्सराओं की आकृतियों को चित्रों के स्थान के आपूरण में मुक्त भाव से उपयोग में लाया गया है। गुफा संख्या 1 और 2 के चित्र इस श्रृंखला में नवीनतम और इस 7वीं शताब्दी की रचना हो सकते हैं। मृत्युशैया पर राजकुमारी के दृश्य चित्र में कारुणता है, भाव प्रवणता की अभिव्यंजना तथा एक कथा के माध्यम से बताने की स्पष्ट शैली की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। माँ और शिशु विषय पर बने चित्रों की श्रृंखला को अजंता कला का एक सर्वाधिक आकर्षक उदाहरण कहा जा सकता है। सिंह और हाथियों की शिकार वाले दृश्य प्रकाश और छाया के रंग संयोजन में बनाए गए हैं, जिनका कला के संसार में कोई सानी नहीं है, और यह पूरी श्रृंखला विचित्र रीति से नैसर्गिक और आधुनिक है। शिल्प कला तथा अजंता में बने चित्रों में शरीर, सौष्ठव्य और आत्मिक भाव की अभिव्यंजना है, जो यथार्थ में भारतीय अवधारणा की अपनी विशिष्टता है। वर्णात्मक चित्रों में ब्राह्मण जातक, शिव जातक, मातृपेरु जातक, बुद्ध जन्म, सप्तसदी, तपस्या, निर्वाण आदि के चित्रों को सुंदर रूप से बनाया गया है। अजंता की चित्रण विधि है, वह भी उस समय की अनोखी विधि थी। अजंता के भित्ति चित्रों को लिखने में एक विशेष तकनीक का प्रयोग किया गया। पहले पत्थर की दीवार को यथाशक्ति समतल करके उस पर पत्थर के चूर्ण, गोबर, तुष, मिट्टी को मिलाकर उसका प्लास्टर किया जाता था। दीवार की खुरदरी सतह इसे पकड़ लेती थी। सतह को पुनः चिकना कर पुनः उसी माध्यम से लेप किया जाता था। प्राचीन परंपरा में इसे त्रज लेप कहा जाता था, परंतु अजंता की दीवारों का लेप अधिक कठोर नहीं था। सतह तैयार करने के बाद उस पर चूने का लेप किया जाता था। चित्र लिखने से सर्वप्रथम काजल या गेरू से उनकी रूपरेखा तैयार की जाती थी। इसके बाद चित्रों में रंग भरकर पुनः उसकी रेखाएं स्पष्ट की जाती थी। चित्रों में मुख्यतः 5 रंगों का प्रयोग किया गया है, जो है लाल, पीला, काला, हरा और नीला। सभी रंग स्थानीय रूप से उपलब्ध प्राकृतिक वस्तुओं से ही बनाए जाते थे। अजंता की चित्र शैली के बारे में भी इसे फ्रेस्को शैली कहा गया है। अजंता की चित्रशैली भित्ति चित्रकला है। इसके प्रकाश में आने पर प्रारंभ में यूरोपीय पुरातत्ववेताओं ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए। यूरोपीय विद्वान पश्चिम में भित्ति चित्र लिखने के फ्रेस्को शैली से परिचित थे, अतः इन्होंने अनायास ही अजंता के चित्रों को भी फ्रेस्को शैली का लिखा हुआ मान लिया। फ्रेस्को शैली में 2 प्रकार के चित्र लिखे जाते हैं, एक नम सतह पर, दूसरे सूखी भूमि पर। इन विद्वानों ने अजंता के चित्रों को नम सतह पर लिखा मानकर इस शैली को फ्रास्कोबोनो घोषित किया, परंतु अब अनेक परीक्षणों से स्पष्ट हो गया है कि अजंता के चित्रों में जो रंग चूने के लेप के द्वारा सूखे नहीं गए, अर्थात ये चित्र नम सतह पर नहीं लिखे हुए हैं। अब जैसा एक घोष ने स्पष्ट किया है कि इन चित्रों में टेम्परा पद्धति में रंगों में गोंद जैसा कोई चिपकने वाला पदार्थ मिलाकर चित्रों में भरा जाता था। ऐतिहासिक दृष्टि से तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार बौद्ध चित्रकला की 3 शैलियां प्रचलित थी, देव, यक्ष और नाग। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मध्य देशीय कला के आचार्य बिंबिसार के समय अजंता के अधिकांश चित्रों की रचना हुई और ये चित्र देव शैली के चित्रों के समान थे। अजंता के श्रेष्ठ चित्र गुप्त काल में ही लिखे गए थे अधिकतर। जो है अजंता की गुफाओं का प्राकृतिक परिप्रेक्ष्य जो बहुत ही शांत और मनोहारी है। निर्जन एवं शांत स्थान बौद्ध भिक्षुकों की उपासना के लिए सुंदर और उपयुक्त स्थल रहा होगा। उस युग के कलाकारों के लिए भी श्रेष्ठ स्थान रहा होगा, जहाँ वे अपनी कला चेतना को तथागत के चरणों में अर्पित कर सके। बागोरा नदी की घाटी में ऊंची शैल माता के बीच एक विस्तृत पहाड़ी के पार्श्व में 29 गुफाएं काटकर बनाई गई। इनका समय 2री सदी ईस्वी पूर्व से 7वीं सदी ईस्वी तक है। चैत्य स्थापत्य में गुफा संख्या 26 और विहार स्थापत्य में संख्या 1 अजंता की स्थापत्य की श्रेष्ठ कला के नमूने हैं। गुफा संख्या 1 जो 120 फुट तक की पहाड़ी के अंदर कटी हुई है, वास्तुकला का अद्भुत नमूना है। कई गुफाओं के बाहरी भाग पर भी अत्यधिक सजावट है। अजंता की गुफाओं की ख्याति उनके स्थापत्य के कारण नहीं, वरन उनके भित्ति चित्रों के कारण है। चित्रकारी मूलतः धार्मिक है और सभी चित्रों के विषय किसी न किसी रूप में गौतम बुद्ध
या बोधिसत्वों की जीवन कथाओं से जुड़े हुए हैं। फिर भी कथाओं की अभिव्यंजना में चित्रकारों ने जीवन और तत्कालीन समाज के सभी अंगों को इस बारीकी और सजीवता से चित्रण किया है कि ये चित्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति के उत्कर्ष काल की एक अनूठी परंपरा हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। यहाँ के कलाकारों ने प्रेम, घृणा, क्रोध, करुणा, हर्ष आदि भावों का बड़ा सटीक चित्रण किया है। समाधि में बैठे बुद्ध से लेकर प्रेम करते हुए स्त्री पुरुष, श्रृंगार करती हुई स्त्री, तपस्या पर बैठे प्रशांतता मन तपस्वी, निर्दयी बधिक, राज परिवार अभी सारे दृश्य अजंता की दीवारों पर मिलते हैं। इन चित्रों का स्तर समकालीन इतावली और दक्षिण यूरोपीय कला से उच्च कोटि का है। अजंता की कलाकारी इतनी पूर्ण, निर्दोष और सजीव है कि इसे संसार की श्रेष्ठ कला माना जाता है। अजंता की चित्र शैली को हम अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है प्राकृतिक जगत का सुंदर चित्रण, दूसरा है बुद्ध और बोधिसत्वों के जीवन चरित्र का चित्रण और तीसरा है जातक कथाओं का वर्णनात्मक चित्रण। प्राकृतिक जगत के सुंदर चित्रण में प्रकृति की असीम संपदा से कलाकारों ने अपने विषय चुने हैं। अलंकरण करने के लिए अजंता के कलाकारों ने बहुत से कौशल प्रदर्शित किए हैं। पुष्प, वृक्ष, वंशावली, पत्रावली, पशु पक्षी, फल, धार्मिक देवी देवता आदि, रिक्त स्थान भरने के लिए अप्सराओं, गंधर्वों और यक्षों का अंकन मानव जीवित रूप से वो अवतरित हो गए हों। उनमें अद्भुत कोमलता और सजीवता है। कलाकारों ने कल्पना की ऊंची उड़ान भरी है। दूसरा प्रकार है बुद्ध और बोधिसत्वों के चित्र, और इन चित्रों के अतिरिक्त यक्ष, गंधर्व, नाग और किन्नरों के चित्र भी इन सिद्धस्त कलाकारों ने बनाए हैं। तीसरा जातक कथाओं के वर्णनात्मक दृश्यों का वर्णन। वर्णनात्मक चित्रों में बुद्ध के जीवन से संबंधित जातकों का भी चित्रण किया गया। वर्णनात्मक चित्रों में ब्राह्मण जातक, शिव जातक, मात्र पेरू जातक, शरम जातक, बुद्ध जन्म, सप्तपदी, तपस्या, निर्वाण आदि के चित्र आते हैं जो बहुत ही सजीव दिखाई देते हैं। अजंता के कुछ चित्र दार्शनिक विचारों के मूर्त रूप प्रतीत होते हैं। गुफा संख्या 17 में बाईं ओर की दीवार पर लिखा गया चित्र भव चक्र का सुंदर उदाहरण है। यह चित्र अश्वघोष के सौंदर्यानंद का संसार है, जिसमें अनेक भागों में जीवन के अनेक आयाम, वन, बाजार, कुम्हार का घर, राजकीय आवास, गरीब की झोंपड़ी, बंदर और हाथी संपूर्ण जीवित रूप में पाए गए हैं। ऐसा लगता है अजंता के चित्रों में सौंदर्य इतनी अधिक मात्रा में प्रवाहित है कि उसे थोड़े शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। अजंता के चित्रों से भली भांति ज्ञात होता है कि भारतीय कलाकारों ने मानव जीवन का कोई भी पक्ष नहीं छोड़ा। सामाजिक जीवन और चराचर जगत के सभी पहलुओं को यहाँ चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रों में मैत्री, करुणा, प्रेम, क्रोध, लज्जा, हर्ष, उत्साह, घृणा आदि सभी प्रकार के भाव, प्रशांत, तपस्वी और देवोपम राज परिवार से लेकर क्रूर, व्याघ्र, दीर्घ, वधिक, साधु वेशधारी, धूर्त, वार, वनिता आदि सभी तरह के मानव भेद, समाधिमग्न बुद्ध से प्रणय क्रीड़ा में रत दंपति और श्रृंगार में लगी नारियों तक का सकल मानव व्यवहार अंकित है। इसके अतिरिक्त इन चित्रों में विविध प्रकार के अंग विन्यास, मुख मुद्रा, भाव भंगिमा, वेशभूषा, अलंकार, विविध प्रकार का केश विन्यास, रूप, रंग आदि भी सुंदरता से अंकित किए गए हैं। वस्तुतः अजंता का प्रत्येक चित्र व्यक्तित्व रखता है। ये चित्र विश्व के सुंदरतम चित्रों में अपना स्थान रखते हैं। अजंता चित्रकला की विशेषताएं भी खूब सारी है। वात्स्यायन कामसूत्र की जयमंगला नामक टीका में चित्रकला के 6 अंग कहे गए हैं: रूपभेद, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्य और वर्णिका भंग। अजंता के भित्ति चित्रों में इन सभी 6 अंगों का पर्याप्त समन्वय देखने को मिलता है। आज से हजारों वर्ष पूर्व के ये कला साधना के अवशेष अजंता के चित्रों में आज भी हमें देखने को मिलते हैं। इनकी अनेक प्रतिलिपियां बनाई जा चुकी हैं एवं असंख्य फोटोग्राफ छपकर जनता के समक्ष पहुंच चुके हैं। 1976 में तब तक के शोधों और लेखों के आधार पर अजंता म्यूरियल नामक किताब पुस्तक प्रकाशित की गई। इन सभी आधारों पर अजंता चित्रकला में हम अनेक विशेषताएं बता सकते हैं। पहली है रेखाओं का असाधारण प्रभुत्व। अजंता की चित्रकला रेखीय है। रेखाओं के सरल प्रवाह से चित्रों को संयोजित किया गया है। चित्रकार की तुल्यता ने बिना रुके हुए अनायास विभिन्न रूपों की सृष्टि की है। शास्त्रों के चित्र लिखने में रेखा को ही सर्वोपरि महत्व दिया गया है। चित्र सूत्र में कहा गया है कि आचार्य रेखा की प्रशंसा करते हैं। इसलिए अजंता में न केवल शरीर आकृति के प्रदर्शन में बल्कि वनस्पति जगत के निरूपण और मुखाकृतियों पर भावों को व्यक्त करने के लिए भी रेखा का ही प्रयोग हुआ है। रेखा के सतह प्रवाह से ही चित्रों का स्वरूप निश्चित हुआ है। फारसी चित्रों में रेखा का प्रयोग चित्रों के चारों ओर हाशिए की सज्जा के लिए हुआ है, तो चीनी चित्रकला में रेखा प्रतीक का माध्यम बनी है। लेकिन अजंता के चित्रों में रेखा जैसे किसी महाकाव्य का छंद है। अजंता शिल्प भूमि पर रेखाओं का अबाध रूप से निर्दोष चित्रों की रचना करने में
प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रेखा अलंकार या संकेत मात्र नहीं बल्कि संपूर्ण चित्र रेखा के द्वारा ही प्रत्यक्ष हुआ है। चित्रों की पृष्ठभूमि में प्राकृतिक दृश्य, समुद्र, वस्त्रों के अंकुचन, वृक्ष, लताएं, पुष्प, आहार, प्रसाद, तोरण द्वार सभी रेखाओं द्वारा स्पष्ट किए गए हैं। चित्रों में रेखाओं द्वारा ही अंधकार में प्रकाश की सृष्टि हुई है। मुख पर प्रकाश की छवि प्रदर्शित करने के लिए हल्के रंग की रेखा का प्रयोग किया गया है। इससे अजंता के चित्रकारों का रेखा विज्ञ होना सिद्ध होता है। दूसरी विशेषता है अंग व भाव भंगिमाओं को भावमयी भाषा में दर्शाना। अजंता के चित्रों में चित्रकारों ने अपने मन की समस्त भावनाएं ऐसे सजीव ढंग से प्रस्तुत की है कि ये मूक चित्र भी बोलते हुए प्रतीत होते हैं। अजंता की आकृतियों की भाव भंगिमाओं की अद्भुत छटा देखने को मिलती है। आकृतियों में चित्रित भावपूर्ण नेत्र, भौहें, हस्त मुद्राएं आदि के माध्यम से विषाद, स्नेह, वात्सल्य आदि भाव प्रदर्शित किए गए हैं। लोचदार अंगुलियों की बनावट शास्त्रीय नृत्य की मुद्राओं के समकक्ष है। विभिन्न आकृतियों के निर्माण में ये सुंदर हस्त मुद्राओं का प्रयोग हुआ है, जिनमें मुख्य रूप से शांति की हस्त मुद्रा, ज्ञान हस्त मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, कल का मुख हस्त मुद्रा, वैराग्य सूचक साधु की हस्त मुद्रा सुंदर और भावपूर्ण है। हस्त मुद्राओं में पुष्प लिए, वाद्य यंत्र बजाते, मधुपात्र पकड़े, चमर डुलाते, वस्तु पकड़ते आदि दिखाए गए हैं, जिनमें शरीर की कमनीयता प्रदर्शित होती है। भाव प्रदर्शन की दृष्टि से अजंता के चित्रों में भाव भंगिमाओं का विशेष महत्व है। कलाकार ने अपनी छंदमय बुद्धि और कल्पना का परिचय देते हुए नारी को सुकोमल लतिका के समान लचकदार भंगिमाओं में अंकन किया है, जो अत्यंत आकर्षक और प्रभावपूर्ण है। उदाहरण के लिए अवलोकितेश्वर, मरणासन राजकुमारी, झूला झूलती युवती के चित्र प्रमुख है। भाव की दृष्टि से राजा के चरणों की नर्तकी और वैसानक जातक के चित्र भी उत्तम हैं। तीसरी विशेषता है विषयों की विविधता। यद्यपि अजंता बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, अतः यहाँ भगवान बुद्ध की लौकिक एवं पारलौकिक छवि को एक धरातल पर चित्रण करके कलाकार ने अपनी कल्पना, बुद्धि और तकनीकी का जो परिचय दिया है तो दिया ही है, लेकिन साथ ही तत्कालीन समाज के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और पारिवारिक परिस्थितियों का भी प्रदर्शन करते हुए विभिन्न चित्रों का अंकन किया है। अजंता की भित्तियों पर प्रकृति के विविध अवयवों का आलेखन जलचर, थलचर और नभचर में गूंथा पड़ा है। जुलूस, हाथी, घोड़े, अन्य पशु पक्षियों के चित्रों को इस प्रकार प्रदर्शित किया गया है मानो किसी निर्देशक के बताए हुए अभिनय और इशारों पर यह कार्यरत हो। अन्य चित्रों में निकृष्ट बोने, यक्ष, द्वारपाल, देवदूत, यक्षिणियां, गणिकाएं आदि अनगिनत पात्रों के लावण्यमय रूप का चित्रांकन किया गया है। यहाँ श्रृंगार और जनजीवन संबंधी विषयों की भी उपेक्षा नहीं हुई है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि ये चित्र शैली जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। नारी चित्रण की जो इसमें विशेषताएं हैं वो भी इसकी चरम उपलब्धि है। अजंता की चित्रकारी में नारी आकृतियों की मनोरम प्रस्तुति देखने को मिलती है। अजंता के चित्र मुखर भाषा में लिखे गए हैं। तन्वी नारी आकार, संकुचित कटी और उन्नत वक्षों से युक्त विभिन्न भंगिमाओं में अनेक भावों को व्यक्त करते हैं। जिस प्रकार कथा साहित्य में श्रेष्ठता के लिए कलाकार की नारी चित्रण की क्षमता को नारी शैली पर यद्यपि आभूषणों का प्रयोग बहुत कम हुआ है, लेकिन कहीं कहीं सिर पर मुकुट, एक आवली, कानों में गोलाकार कुंडल सौंदर्य प्रस्तुति में बाधक नहीं है। वस्तु के निरूपण में पारदर्शिता या सही यष्टि का प्रदर्शन उसके अंकुचनों द्वारा दिखाए गए हैं। और अजंता के चित्रों में नारी के विविध रूपों को भी प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर नारी को लज्जा, ममता, वात्सल्य व विनय के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नारी को प्रेयसी, रानी, विरहणी, राजकुमारी, गृहस्थ, नर्तकी, परिचायिका, वृद्धा, अप्सरा, बालिका, माता नाम रूपों में भी चित्रित किया गया है। उसका समग्र रूप सौंदर्य युक्त है। किसी भी चित्र में उसे दीन, अशोभनीय या हीन दृष्टि से नहीं दर्शाया गया है। अजंता की नारी चित्रण से कला समीक्षक ग्लेडस्टोन साल्वन ने प्रभावित होकर लिखा है कि कहीं भी नारी को इतनी पूर्ण सहानुभूति व श्रद्धा प्राप्त नहीं हुई है। अजंता से यह प्रतीत होता है कि उसे विशिष्टता के साथ नहीं बल्कि एक सार तत्व के रूप में निरूपित किया है। यह कोई व्यक्तिगत बात नहीं, यह तो एक नियम है, वह जहाँ एक नारी ही नहीं अपितु समस्त विश्व के सौंदर्य का अवतार है। इसके अलावा अन्य विशेषता में प्रकृति अलंकरण एवं आलेखन। अजंता के गुफाओं के चित्रों को सुसज्जित करने, रिक्त स्थानों को भरने, गुफाओं के मुख्य द्वारों, छतों, स्तंभों आदि पर कलाकारों ने बुद्ध से संबंधित चित्रों के समकक्ष आलेखन किया है। इतना ही नहीं, वस्त्रों, आभूषणों आदि में भी आवश्यकता अनुसार अलंकरण किया है। इन अलंकरण के आलेखन में चित्रकारों ने प्रकृति द्वारा प्रदत्त सभी आवश्यक सामग्री का उपयोग किया है। यहाँ पशु पक्षी, पुष्प, लताएं, पशुओं, बंदर, वृषभ, मकर, मृग, हंस, तोता, बत्तख, हाथी आदि को उनकी स्वाभाविक उन्मुखता से चित्रित किया गया है।
कमल के पुष्प, लताएं विविध रूपों में प्रदर्शित किए गए हैं। आम्रकुंज में विचरण करते प्रेमी युगल, लताओं से लिपटे किन्नर, हंस, मीन, मयूर, जल एवं थलचर एक दूसरे से मेल खाते प्रवाहमय रेखाओं से चित्रित किए गए हैं। यहाँ प्रकृति की विविध हरियाली, अशोक, साल, आम्र, बरगद, पीपल, ताड़, गूलर, कदली आदि वृक्षों का भी सुंदर समन्वय किया गया है। सभी आलेखनों की व्यवस्था अत्यंत ही सुंदर है और कहीं भी आवश्यकता से अधिक खाली स्थान नहीं छोड़ा गया है। इस उचित अंतराल व्यवस्था के कारण यह आलेखन सुंदर, ठोस और प्रभावशाली है। मुख्य आकृति को बड़ा और प्रभावशाली भी दिखाया गया है। यह भी अजंता चित्रकला की एक विशेषता है। अजंता के चित्रकारों ने दीवारों पर चित्रों का संयोजन करते समय मुख्य चित्र का आकार अन्य आकृतियों की तुलना में बड़ा बनाया है। अजंता की यह चित्रकला ये निजी विशेषता है। उदाहरण के लिए 16वीं सदी में गुफा में बोधिसत्व पद्मपाणि का विशाल चित्र दर्शनीय है। गुफा नंबर 16 में इसकी पृष्ठभूमि में गंधर्व, किन्नर तथा अन्य आकृतियां लघु आकार में लिखे गए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि अजंता के चित्र अन्य चित्रों की अपेक्षा न केवल श्रेष्ठ है बल्कि एक ऐसे जगत की सृष्टि करते हैं जहां आनंद ही आनंद है। गुप्त वाकाटक युग वास्तव में कला के साधना का युग था। इस समय के नागरिक व्यक्तित्व रूप से कला की उपासना करते थे। उनकी दिनचर्या में चित्रकला का महत्वपूर्ण स्थान था। तत्कालीन नागरिक जीवन में शिल्प, सौंदर्य और सुरुचिपूर्ण वस्त्राभूषण प्रबुद्धता के जीवंत लक्षण समझे जाते थे। इस काल में कल्पना को बुद्धि और संयम की परिधि में नियोजित किया जाता था। इस प्रकार अजंता के चित्र भलीभांति व्यक्त करते हैं कि अजंता के चित्रकार कितने कुशल, कितने मानवीय, जीवन के प्रति कितने उदार और कितने हमदर्द थे। वैराग्य और त्याग के इन मंदिरों में जीवन का कोई अंग अछूता नहीं रहा। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अजंता के भित्ति चित्रों में स्वाभाविकता है, सौंदर्य है, सामंजस्य है, औचित्य है तथा विचारों की सहानुभूतिपूर्ण प्रदर्शन है।